स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम पर। मेहरबान दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं जो लोग 92.7 बिग एफएम पर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और साथ साथ स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो की ऑडियंस का। आज इस ऑडियंस में दो विशिष्ट लोग मौजूद हैं। सबसे पहले एहतराम करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ से तशरीफ़ लाई हुई मशहूर मारूफ शायरा सुश्री उज़्मा अख्तर जी का। उज़्मा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। और हमारे साथ मौजूद हैं म्यूजिशियन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री राजा पंडित जी का। राजा जी, थैंक यू वेरी मच। आप तो बहुत बड़े फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, शंकर शंभू साहब की फैमिली जी। तो आप मतलब एक तो बहुत बड़ी बात है कि आप खुद आए, साथ गिटार भी लेके आए। गिटार का तो साथ था ही आपके जी जी, गिटार की गूंज छेड़ दीजिए था। ये तार जब छिड़े हैं, इन्हीं के साथ कुछ दास्तानें सुनाऊंगा मैं आपको। इसमें दास्तान होगी उस हीरोइन की जिसने की सिर्फ 7 फिल्में, और ये 7 फिल्में उन्होंने की एक ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ। बाद में इसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के 2 बच्चों ने इस हीरोइन का मर्डर कर दिया। कौन थी वो, पता चलेगा आज के शो में। इसके अलावा आज मैं बताऊंगा ओपी नैयर की जिंदगी के उस पार्ट के बारे में जो शायद ही किसी को मालूम हो, जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हों, फिल्म इंडस्ट्री में सैकड़ों यार हों, मगर कोई भी उसके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। क्यों उसकी मौत की खबर उसके अंतिम संस्कार के बाद जमाने को दी गई? कौन था वो, कौन थी वो अजीम शख्सियत? ये किस्सा भी आज की महफिल में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर केदार शर्मा जी की। केदार शर्मा जी ने हिंदी सिनेमा के जिन सितारों को ब्रेक दिया, वो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। गीता बाली, मधुबाला, राज कपूर, माला सिन्हा, भारत भूषण और तनुजा। एक मजेदार किस्सा सुनाने जा रहा हूं, सुनिएगा। केदार जी नई फिल्म के लिए अप्रोच करना चाह रहे थे उस जमाने की सिंगिंग स्टार ग्रेट सुरैया जी को। सुरैया जी के मामू उनका काम देखा करते थे, मतलब मैनेजर, सेक्रेटरी। केदार शर्मा जी ने जब उन्हें अप्रोच किया और कहा कि नई फिल्म में सुरैया जी को लेना चाहते हैं, कहानी सुनाना है, मगर मामा जी ने एकदम बिजनेसमैन की तरह सोचा, जो गलत नहीं था, कि केदार जी की फिल्मों के बजट थोड़े से कम हुआ करते हैं, तो सुरैया की जो मार्केट प्राइस है वो दे नहीं पाएंगे, तो मामला जमेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने केदार शर्मा जी को ज्यादा भाव नहीं दिया। जब भी शर्मा जी पूछते तो कह देते कि अभी सुरैया बिजी है, वक्त मिलते ही मुलाकात करवाता हूं। ऐसे ही वो काफी वक्त तक टालते रहे। हफ्तों बीत गए, महीनों हो गए, और अब केदार जी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मामा जी का पत्ता कट करके खुद ही सुरैया जी से इस बारे में डायरेक्ट बात करेंगे। और यही सोचकर, मन बनाकर, वो एक दिन कुछ पैसे बैग में रखकर साइन करने के मूड से सुरैया जी के मरीन ड्राइव वाले फ्लैट में पहुंच गए। घर की घंटी बजाई, दरवाजा खुला, मालूम हुआ कि सुरैया जी तो घर में नहीं है, लेकिन मामू हैं। अब जी, मामू यहां पर भी जिनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, वही सामने आ गए। तो केदार जी ने कहा, मरते क्या ना करते, चल दिया अंदर मामा जी से मिलने। जैसे ही मामा जी से मिले, उन्होंने कहा कि आप इतने दिनों से टाल रहे हो, साफ साफ बताइए कि मेरी फिल्म करने का मूड है कि नहीं। मामा जी ने कहा कि केदार साहब, बात ऐसी है कि आजकल सुरैया का जो मार्केट प्राइस है वो आपकी फिल्मों के बजट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, आपके लिए उन्हें साइन करना भारी पड़ जाएगा, यू कांट अफोर्ड हर। तब केदार शर्मा ने पूछा, भाई आपके जहन में क्या प्राइस है, आप तो बोलिए मामा जी। तब मामा जी ने कहा 1.5 लाख रुपया। उस जमाने का 1.5 लाख बहुत बड़ी बात हुआ करती है। 1.5 लाख रकम सुनते ही केदार शर्मा जी का चेहरा खिल गया, मुरझा नहीं गया, और वो झूम के खुशी से बोले, मामू आपने 1.5 लाख रकम बताकर मुझे जीत लिया, मुझे खुश कर दिया। मामू ने कहा, खुश कर दिया मतलब?
कहने लगे कि मैं तो 2 लाख नजराने का सोच कर आया था कि आपने मेरे 50,000 रुपए बचा दिए, अब बताओ कहानी कब सुनाने आऊं। तो इस तरह जो मामू जी ने सोचा कि ज्यादा मांगेंगे, मामू जी की वजह से केदार जी के 50,000 रुपए बच गए। बात हीरोइन की जिसने 7 फिल्में की एक ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ, बाद में इसी फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के 2 बेटों ने मर्डर कर दिया। कौन थी ये हीरोइन? सुनिए कहानी। इस हीरोइन का जन्म हुआ था शिमला की एक सिख फैमिली में और बचपन में नाम रखा गया वीरा सुंदर सिंह। और यही वीरा बाद में फिल्मों में जानी जाने लगी प्रिया राजवंश के नाम से। प्रिया ने शिमला में अपनी स्कूलिंग की और फर्दर स्टडीज के लिए लंदन चली गई। लंदन में उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया, प्लेज में काम किया। दिखने में खूबसूरत थी, तो एक बार प्रिया के एक दोस्त ने तस्वीरें खींची और एक मैगजीन में छपवा दी। ये दोस्त लंदन मैगजीन का एक फोटोग्राफर था। इत्तेफाक देखिए, ये तस्वीरें चेतन आनंद ने देख ली, उनको प्रिया का फेस पसंद आया और उन्हें लगा कि जो वो फिल्म बनाने जा रहे हैं हकीकत, उसमें हीरोइन के रोल के लिए ये वीरा सुंदर सिंह बिल्कुल सही रहेगी। कांटेक्ट किया और वीरा सुंदर सिंह को ऑफर दे डाला। वीरा सुंदर सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया और यहीं पर म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि फिल्मी नाम रखा जाएगा प्रिया राजवंश। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई। प्रिया राजवंश के अंदर बहुत जोश था, बहुत एंथुसियाज्म था। रोल करने के साथ साथ वो चेतन आनंद साहब के साथ स्क्रिप्ट में, स्टोरी में, क्रिएटिव इंटरेक्शन में, हर चीज में इन्वॉल्व हो जाती थी, पार्टिसिपेट करती थी। ये इन्वॉल्वमेंट, ये पार्टिसिपेशन धीरे धीरे चेतन आनंद और प्रिया राजवंश को एक दूसरे के करीब ले आया। हालांकि दोनों में उम्र का फासला था, मगर दोनों एक दूसरे को जच गए। इस रिश्ते का नतीजा यह हुआ कि हकीकत के बाद प्रिया ने जो और 6 फिल्में की वो सिर्फ चेतन आनंद साहब के साथ ही की। ये फिल्में थीं हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहिब बहादुर, कुदरत और हाथों की लकीरें। ये सब फिल्में करते करते प्रिया और चेतन आनंद एक दूसरे के साथ रहने लगे। चेतन साहब पहले से शादीशुदा थे, उनकी शादी हुई थी उमा आनंद के साथ। इस वजह से चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश से कभी शादी नहीं की, लेकिन दोनों साथ रहते थे। चेतन आनंद जी के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, वेल्थ के डिस्प्यूट को लेकर, आप जानते हैं ना, जर जो है, पैसा, दौलत, मनी इज द रूट कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। इस वजह से कहते हैं कि चेतन आनंद के जो 2 बेटे थे, केतन आनंद और विवेक आनंद, उन दोनों ने अपने 2 नौकरों के साथ मिलकर 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश जी का मर्डर कर दिया। संयोग से मैं चेतन साहब के साथ काम कर चुका हूं एक सीरियल में। सीरियल का नाम था परमवीर चक्र, और मैं केतन और विवेक दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता। सजा मिली है दोनों को आजीवन कारावास की। बहुत सैड एंड हुआ इस पूरे उसमें। आज तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई है कि उन्होंने क्यों किया। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही नजर आ रही है। अब बात ग्रेट कंपोजर, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर की। आर पार, मिस्टर मिसेस 55, CID, तुम सा नहीं देखा, नया दौर, हावड़ा ब्रिज। उनका म्यूजिक हमेशा रहेगा। थोड़े से गुस्सैल थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, लोगों के साथ झगड़ा हो जाता था, ऐसा सुना है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये नेचर में गुस्सा, ये शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों आया। नैयर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि ये सब जो जलाली नेचर था, बचपन की सैड कुछ घटनाएं थी जिनकी वजह से आया, बचपन की कुछ दुर्घटनाओं की वजह से आया। बचपन बहुत खराब बीता, बहुत सारी मुसीबतों की वजह से अंदर में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ गया था।
लाहौर में पैदा हुए थे, बाद में फैमिली शिफ्ट हो गई अमृतसर। लाहौर से घर छोड़कर आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, फ्रस्ट्रेशन यहीं से शुरू हो गई। फिर अमृतसर आने पर भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। बचपन में ही कई तरह की बीमारियों से घिरे रहे। 1.5 साल तक गले की तकलीफ रही, सांस लेने में दिक्कत आती थी। उससे निजात पाई तो अगले 3 साल तक उन्हें ब्लड डिसेंट्री नाम की बीमारी हो गई। ब्लड डिसेंट्री में मरीज के पेट में बहुत दर्द होता है। किसी तरह वो ब्लड डिसेंट्री से ठीक हुए तो उन्हें लगातार 3 बार टाइफाइड हो गया। इतना सारा वक्त बीमारी में बीतने की वजह से चिड़चिड़ापन उनके अंदर घर कर गया और कुछ रही सही कसर मां बाप ने पूरी कर दी। माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट, सख्त स्वभाव के थे। छोटी छोटी बात पर उन्हें घर पर बहुत मार पड़ती थी और बाहर जाने की परमिशन भी नहीं थी। एक बार जब वो घर से बाहर गए थे तो उन्हें एक पागल कुत्ते ने काट लिया। जब घर आकर सबको बात बताई तो उनका इलाज सही तरह से करने के बजाय घर वाले मजाक उड़ाने लगे। तो इस तरह के माहौल ने, इस तरह के संघर्ष भरे जीवन ने और मिसहैप्स ने अजीब सा एक फ्रस्ट्रेशन ला दिया। और बाद में नैयर साहब का यही फ्रस्ट्रेशन लोगों पर भी उतरा। देखिए भाई, हिंदुस्तान में फिल्मों जैसा कॉमन इंटरेस्ट कोई नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से लेकर मेघालय तक, हम और किसी तरह से जुड़े हों या ना जुड़े हों, फिल्मों की वजह से जरूर जुड़ गए। है? बात है 1957 की रिलीज फिल्म 9-2-11 की। इस फिल्म के अभिनेता और निर्माता दोनों देवानंद थे और उनके अपोजिट थी कल्पना कार्तिक, जो बाद में उनकी पत्नी बन गई। इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद। यह फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर रोड मूवी थी और इसकी शूटिंग दिल्ली बॉम्बे हाईवे पर चल रही थी। एक बार जब इस फिल्म की यूनिट मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के इलाके में शूटिंग कर रही थी तो वहीं पर रात को कयाम भी हुआ। ये वो वक्त था और ये वो इलाका था जहां डाकुओं का बहुत जोर हुआ करता था। अब 9-2-11 की शूटिंग के दौरान जब पूरी टीम एक गेस्ट हाउस में शिवपुरी में रुकी हुई थी, एक दिन देर रात को देवानंद के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। देव साहब चौंक कर उठ गए। पूछा, कौन है बाहर? बाहर से आवाज आई, हम हैं बगर सिंह, दस्यु सम्राट बगर सिंह। देव साहब के होश उड़ गए। किसी तरह से हिम्मत जुटाई, दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खोला तो सामने क्या देखते हैं? बड़ी बड़ी मूंछों वाला, गोलियों से भरे बेल्ट पहने, बंदूक लिए हुए एक आदमी सामने खड़ा है। बोला, हम ही हैं बगर सिंह, बागी बगर सिंह। देवानंद इससे पहले कि कुछ बोल पाते, समझ पाते, ये दस्यु बगर सिंह ने देवानंद के सामने एक तस्वीर रखी जो देवानंद की तस्वीर थी और बोले, आप इस पे अपने हस्ताक्षर कर दो। देव साहब की जान में जान आई। उन्होंने डाकू बगर सिंह ने जो तस्वीर दी थी, जो देवानंद की थी, उस पे ऑटोग्राफ दिए। दस्यु सम्राट बगर सिंह जाते जाते बोला, देव साहब किसी काम की जरूरत हो तो हमें जरूर याद कर लेना, चलते हैं। और ये कहकर वो खतरनाक डाकू बगर सिंह वहां से चला गया। मुझे लगता है कि डाकू की इस रहमदिली की वजह से ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने डाकुओं के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई है। और बहुत सारी फिल्मों में तो उन्हें इतना रहमदिल, उसूलों वाला दिखाया गया। एक डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर सरदार मलिक। इन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान से संगीत सीखा और उदय शंकर जी से, रविशंकर जी के जो बड़े भाई थे, उनसे डांस भी सीखा। इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में हाथ ट्राई करूं म्यूजिक देने का। इनके संगीत से सजी जो उल्लेखनीय फिल्में आई थी उनमें से थी 1947 की रेणुका, 1953 में आई ठोकर, 1953 की एक और फिल्म लैला मजनू, 1954 में चोर बाजार
55 की आबे हयात वगैरह वगैरह। ये फिल्में आई, काम चल पड़ा, सरदार मलिक साहब का थोड़ा नाम भी हो गया, फैन हो गए, लोगों को उनका संगीत पसंद आया और उनके पास आने लगे ढेरों फैंस के खत, जिनके वो जवाब भी दिया करते थे। इन खतों का सिलसिला जारी रहा। 55 से 60 के बीच में करियर डगमगा गया। काम पहले तो कम हुआ, फिर मिलना बंद हो गया। मुफलिसी के दिन आने लगे, गुर्बत, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। लेकिन फैंस के खत आने बंद नहीं हुए और सरदार मलिक साहब हर फैन के हर खत को संभाल कर रखते थे। लेकिन खतों के जवाब देने के लिए पैसा नहीं था, काम ही नहीं था। यहां तो किचन चलाना मुश्किल हो रहा था, रोटी पाना मुश्किल हो रहा था, तो फैंस के खतों के जवाब कहां से देते। अपने आप को फिल्मी लोगों से दूर कर दिया, किसी जगह जाना नहीं, किसी से बात नहीं करना। 5 साल तक चले इस तरह के संघर्ष और मुफलिसी के दिनों के बाद जब 1960 आया, तब उन्हें एक नहीं 2 फिल्में मिली। पहली फिल्म थी जिसका नाम था मेरा घर मेरे बच्चे, और दूसरी थी सारंगा। एक बार अच्छे दिन फिर वापस लौट आए। कहते हैं दोस्तों, जब सरदार मलिक को इन फिल्मों का कुछ पैसा मिला तो सरदार मलिक सबसे पहले पोस्ट ऑफिस गए और ढेर सारे पोस्ट कार्ड खरीद कर लाए और फिर जुट गए किस काम में? अपने उन तमाम फैंस के खतों का जवाब देने में जो उन्हें सरदार मलिक के मुफलिसी के दिनों में भूले नहीं थे। उन सब का शुक्राना अदा किया है, बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां सरदार मलिक जी के। सलाम है सरदार मलिक जैसे कलाकारों को जो इतने संघर्षों के बाद भी लड़खड़ा जरूर जाते हैं, मगर जिंदगी से लड़ने का हौसला नहीं खोते, और जिन फैंस ने उनको याद रखा, प्रेम दिया, उनको बराबर का मान देते हैं, सम्मान देते हैं। शंकर जयकिशन के शंकर जी यानी कि शंकर सिंह रघुवंशी अपने पार्टनर जयकिशन के जाने के बाद अकेले ही फिल्मों में संगीत दे रहे थे। एक दिन उनकी टीम स्टूडियो में इंतजार कर रही थी, लेकिन इन इंतजार करने वालों में से किसी को भी नहीं पता था कि अब शंकर जी कभी नहीं आएंगे। उनकी मौत और मौत से एक दिन पहले की घटना के बारे में शंकर जी के ऑर्केस्ट्रा में रिदमिस्ट, उनके करीबी दोस्त चंद्रकांत भोसले ने अपने एक आर्टिकल में जो जानकारी दी है, उसे आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चंद्रकांत भोसले ने अपने आर्टिकल में बताया है कि 1945 में शंकर जी गुरुकृष्णन कुट्टी और डांसर हिमावती के एक बैले ट्रूप के साथ बॉम्बे आए थे और यहीं उनकी मुलाकात हुई चंद्रकांत भोसले से। भोसले एक तबला वादक थे और शंकर से पहली मुलाकात के बाद ही प्रभावित हो गए और उन्होंने शंकर जी के अंतिम समय तक शंकर जयकिशन के ऑर्केस्ट्रा में रिदम दिया। साथ काम करते हुए दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हर सुबह शंकर जी भोसले को चरनी रोड स्टेशन से स्टूडियो जाने के लिए पिक किया करते और रात को ड्रॉप करके अपने घर निकल जाते। 25 अप्रैल 1987 को हर रात की तरह चंद्रकांत भोसले ने शंकर जी को चरनी रोड स्टेशन के पास ड्रॉप कर दिया और अपने घर चले गए। अब हर दिन की तरह अगले दिन भोसले सुबह करीब 10 बजे शंकर जी को पिकअप करने के लिए चरनी रोड के पास उसी जगह इंतजार करने लगे जहां वो दोनों मिला करते थे। मगर उस दिन ये इंतजार इतना लंबा हो गया कि लगा कि शायद आज शंकर जी उनके पहुंचने से पहले ही स्टूडियो के लिए निकल गए होंगे। यह सोचकर चंद्रकांत जी ने टैक्सी पकड़ी और स्टूडियो पहुंच गए। लेकिन जब वो स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि शंकर जी अभी तक स्टूडियो नहीं आए हैं और बाकी के सब लोग भी शंकर जी का इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा बीता, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, दोपहर हो गई, पर शंकर जी उस रोज स्टूडियो नहीं आए। इंतजार किया और पैकअप कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह जब चंद्रकांत भोसले ने अखबार खोला तो क्या देखते हैं
कि उसमें खबर छपी है, ग्रेट शंकर जयकिशन के शंकर जी नहीं रहे। और यह भी लिखा है कि उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। विश्वास नहीं हुआ। पूछताछ की तो पता चला कि ग्रुप के किसी भी व्यक्ति को, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी यह खबर आज ही पता चली है। किसी को मालूम नहीं कि शंकर जी की डेथ हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। मौत के अगले दिन आई इस खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ संगीत के चाहने वालों और दुनिया को, शंकर जी के मित्रों को, राज कपूर और हसरत जयपुरी जैसे लोगों को भी चौंका दिया। यह कैसे हो सकता है कि शंकर जी के घर वालों ने बिना किसी को इन्फॉर्म किए अंतिम संस्कार भी कर दिया। 26 अप्रैल 1987 ही वो दिन था। आज की महफिल को अंजाम देना चाहूंगा। लोगों ने जब भी पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ, आज तक ये राज ही रहा कि क्यों उनके घर वालों ने किसी को इत्तला नहीं की। जी जी, बहुत इट्स अ सैड स्टोरी। क्या क्या गाने बनाए हैं। रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।